चलिए ध्यान दें, पिछले क्लास में आप सभी लोग पढ़ा पढ़ लिए थे ना। चलिए ध्यान दें, आपको आज के क्लास में भूगोल में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया सेक्शन और हेडिंग दीजिए नदी। पठार को ऐसा करेंगे वर्ल्ड के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि कारण है पठार कितने टाइप के हैं, तो पूरे विश्व के साथ जोड़ोगे, अंतर पर्वतीय पठार, पूरे गिरिपथीय पठार, ज्वालामुखी पठार, तो वर्ल्ड से जोड़ोगे तो ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे। बाकी बेसिक रूप में हम दे देंगे। हेडिंग दो नदी, हेडिंग दे दीजिए नदी। क्या दिक्कत है? कब बारे में ठंडा होगा गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में ठंडा लगे बसंत तो कर पड़ेगा, एसी लगागा। अब बीपीएससी नहीं पास करेगा तब क्या करेगा? पास होगा तब तो एसी हो गया, नहीं पास करेगा तब चलो हो गया। चलिए ध्यान दो, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझे। नदी देखिए ये ऐसा टॉपिक है, कोई भी एग्जाम दोगे रिवर से एक क्वेश्चन रहना ही रहना, इसलिए बीपीएससी 67 में देख लो, 66 में देख लो, तुम्हारे 60 में दोगे कैंसिल हो गया, एक क्वेश्चन से रहेगा। अब ये है कि आप इसको कितना बढ़िया समझते हो, मेन इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे खूब बढ़िया से सुनो पहले मेरे साथ, ध्यान दीजिए। नदी दो तरीके के भारत में बांटे गए हैं, एक को कहते हैं उत्तर भारत की नदी और एक को कहते हैं दक्षिण भारत की नदी। जो दक्षिण भारत की नदी है इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय समझते हैं आप लोग? जो भाग तीन और जल से घिरा है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, चारों तरफ जल से घिरा है द्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय का मतलब तीन भाग जल से घिर गया, ये प्रायद्वीप। और इस भाग में जो नदी है वो प्रायद्वीपीय नदी। उत्तर भारत की नदी का मतलब इससे ऊपर जो नदी है ये उत्तर भारत की नदी है, और यह नदी मुख्य रूप से हिमालय की नदी कहलाती है। यहाँ जो भी नदी है ये हिमालय की नदी। देखो भारत में दो वैरायटी का नदी हो गया, एक हिमालय की नदी और एक प्रायद्वीपीय नदी। देखो नदी दो तरीके से मुख्य रूप से बनते हैं। एक तो होता है कि अगर पर्वत बहुत ऊंचा 1.5 किलोमीटर से अगर ज्यादा ऊंचाई हो जाएगा तो जो बादल में जल के कण होते हैं ये जमने लगते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान घटता है, और ये जमते हुए जब हवाओं के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो यही वाला बादल जब इस पर आएगा तो इस सब बर्फ के रूप में यहाँ डिपोजिट हो जाता है। और इसलिए तुम कभी भी ऊंचा ऊंचा पर्वत, ऊंचा का मतलब 1.5 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, तो वहां देखोगे तो चांदी जैसा दूर से ही चमकेगा। तो यह सब क्या है? बर्फ के छोटे छोटे कण है। अगर इसको बढ़िया से स्टॉपेज मिल गया तब तो कहिए ही मत, एकदम मिजाज से बर्फ यहाँ जमा होगा, समझिए घर बन गया। और ये बड़ा सा बर्फ अगर जमा हो गया तो इसको ग्लेशियर कहते हैं। देखिए ग्लेशियर क्या है समझ में आ रहा है आपको? ग्लेशियर का मतलब ऊपर पहाड़ पर अगर रहने लायक इसको बढ़िया से घर मिल गया तो जितने बादल है सब यहीं डिपोजिट करने लगते हैं और बहुत बड़ा बर्फ का ग्लेशियर हो गया। इसमें दोनों क्रिया होती है, पिघलते भी रहते हैं और जमते भी रहते हैं, दोनों क्रिया चलते रहते हैं। मतलब पानी पिघल भी रहा है और डेली ऊपर से जम के यहाँ डिपोजिट भी हो रहा है। और ये सब जो डिपोजिट से पिघलेगा तो इससे जो नदी निकलेगी इसमें सालों पानी होगा, कारण गर्मी के दिन में गर्मी पाके और पिघलेगा। बाकी समय बर्फ जमा हुआ है तो रहेगा ही, बरसात है तो बर्फ तो है ही, ऊपर से पानी गिर जाए तो और सोना में सुगंध। बताओ इसमें नदी में धारा धीरे हो जाएगा और तेज हो जाए, तेज बर्फ पिघल रहा है फर्स्ट है और ऊपर से गिर गया सेकंड है, तो मिजाज से बाकी मैदानी क्षेत्र को सही कर देगा। ये कंडीशन हमारे हिमालय वाले नदियों में होती है। कोई नदी जो ऊपर से आएगी उसमें सालों पानी रहेगा। अगर दक्षिण की नदी कोई होगी तो इसका कंडीशन ऐसा नहीं है, दक्षिण के नदियों का कंडीशन थोड़ा अलग है। ये नदी क्या होते हैं, मान लो तुम्हारा घर है, अब बताओ कभी वर्षा होती है और तुम्हारे यहाँ कई बार देखा होगा पानी निकलने वाला पाइप में कचरा फंस गया, तो पानी पड़ते समय सीढ़ी से पानी घर में भी घुसने लगता है, तब लोग दौड़ के छत पर चढ़ता है कि अरे बहुत पानी छत पर जमा हो गया, और फिर तुम इसको साफ करते हो तो यहाँ से एकदम तेज धारा मार दिया, पानी छूट भी गया तो बाकी घर में पड़ने, लेकिन तुम्हारे यहाँ आधा घंटा तक एक्स्ट्रा निकल रहा है, क्यों भाई? जमा हुआ। अगर पाइप पकड़ा रहता तब और देर तक निकलते रहता। बस ये तुम्हारा 1 कट्ठा के घर है तो वैरायटी। अब तुम कल्पना करो कि पहाड़ जो 1000 कट्ठा में होगा तो उनके यहाँ पानी पड़ेगा तो क्या हाल चाल होगा, तो समझ लो। और सभी पानी यहाँ पे डिपोजिट हो गया और निकलने के लिए अगर इसको पतला रास्ता मिल गया तो यही कोई गांव बना के रह रहा है तो यही गांव वहां से पहाड़ों पर पानी पड़ने से वो पानी डिपोजिट हो गया और वो संकीर्ण रास्ता से कुछ दिनों तक निकल रहा है। जब पूरा पानी निकल जाएगा तब सूख जाएगा, फिर खाली रास्ता दिखाई देगा, फिर पानी पड़ेगा तब फिर पानी आ जाएगा। अगर इस पहाड़ का धार बड़ा तेज होगा, ढलान तेज होगा, ऐसा पहाड़ भेंट हो जाए, बताओ बहुत बड़े हिस्से में ऐसा पहाड़ भेंट हो जाए और यहाँ पर एकदम चौड़ा मुड़ रहे, आगे जाके धीरे धीरे संकीर्ण हो जाए, बड़ा खतरनाक नदी होता है। अगर ऐसा पहाड़ रहेगा तो बताओ जब कभी भी वर्षा होगी तो पानी यहाँ अगर गिरा तो यहाँ पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा कि कम? एक ही टाइम में तुरंत पानी पहुंचेगा तो लेवल यहाँ बढ़ जाएगा। और यही ऐसा होता है, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे नदी में पार कर रहा है, इस समय नदी एकदम सूखा हुआ, वाली नदी पार कर रहा है, यहाँ पे एकदम तेज धूप है, सूर्य दिखाई दे रहा है, ठीक उसी समय यहाँ बादल है और बहुत तेज वर्षा हो रही, ऐसा हो सकता है? 20 किलोमीटर बाद नदी देख रहा है, पैदल पार कर रहा है, धूप देख रहा है, और यहाँ पर बहुत तेज वर्षा हो रही है 20 किलोमीटर बाद, और अचानक पानी बढ़ने से हो सकता है 10-12 फीट ऊंचा पानी आए, और जो व्यक्ति आराम से टहल के घूम रहा था हो सकता है पानी के साथ बढ़ जाए, और फिर बहा और तब तक के लिए पानी छूट गया, 2 घंटे के बाद फिर नदी सूख गई। मुंह बड़ा रहेगा तो तुरंत नदी सूख जाएगी, मुंह छोटा रहेगा तो देर तक चले। अब 2 घंटा बाद आदमी जुटा यहाँ, कहा कि अरे अभी तो पार कर रहे थे, नदी सूखा था, और फिर नदी सूख गया। ये बेचारा को मारने के लिए पानी आया था। और कई लोग बात करेगा कि सर ये है कि धूप था, तो ऐसा 1-2 आदमी अगर गायब हो जाए तो इसी नदी को लोग भूत ही नदी कहने लगते हैं। नाम सुना है? तो भूत ही कभी सुनने के लिए भविष्य में आएगा तो भूत ही मैंने कोई भूत नहीं जाता है, उस नदी का उद्गम ऐसा है कि अचानक पानी बढ़ सकता है। आपको कहेगा आगे भूत ही नदी है तो समझ लेना कि एकदम मौसम ठीक है, तो यहाँ से नहीं मतलब है, उद्गम क्षेत्र में भी पानी पड़ेगा, अचानक पानी तेज हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। बोलो दिमाग में क्लियर है सबको? और इसमें हम लोग आपसे पूछे कि बताओ इसमें बढ़िया से सोचना है, आपने 2 नदी सुनाई, उत्तर भारत की नदी जो हिमालय की नदी है और एक दक्षिण भारत की नदी जो प्रायद्वीप की नदी है, बोलो वर्ष भर पानी किसमें रहेगा?
चलिए बढ़िए। उत्तर भारत, देखो बीपीएससी क्या किया इस बार, ध्यान दीजिए। बीपीएससी में 2 विषय हमने देखा जिसका लेवल कुछ अच्छा किया, जिसमें एक विषय है ज्योग्राफी, इसका लेवल बहुत अच्छा था। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बड़ा शानदार थे एकदम, जो बच्चे बहुत ध्यान से पढ़े से बने। और दूसरा इससे भी बढ़ के था पॉलिटी। पॉलिटी के क्वेश्चन और जबरदस्त। पॉलिटी में हर बार 10 क्वेश्चन पूछ रहा था, इस बार तो इतना खुश था कि 16-17 क्वेश्चन पूछ ली। और 16-17 क्वेश्चन में भी स्थिति यह रही कि सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही आसान थे, 10 क्वेश्चन का हार्डनेस यूपीएससी लेवल का था। तो बहुत जबरदस्त पॉलिटी रहा, इसका हार्डनेस लेवल अच्छा रहा है। ज्योग्राफी भी कुछ इशारा किया है कि खूब बढ़िया से पढ़। और कोई लड़का केवल गंगा की सहायक नदी फलाना है, गंगा यहाँ से निकलती है, क्वेश्चन क्या दे दिया, कोई नदी का नाम ही नहीं दिया। और इस बार दिया कि कौन सा कथन सही है, पहला नंबर यही दिया। और पहला नंबर में लिख दिया उत्तर भारत की नदी में वर्ष भर पानी होता है, जबकि दक्षिण भारत की नदी में वर्ष भर पानी नहीं होता है। ये सही लाइन है कि गलत? सही लाइन है। दूसरा नंबर उसका स्टेटमेंट दिया, बताओ ज्यादा अपर्दन कौन करेगा? अपर्दन मैंने काटना, ज्यादा अपर्दन कौन करेगा? जल्दी बोलिए। उत्तर भारत की नदी में मैदान है तो मैदानी भाग में कटाव तेज हो, नीचे दक्षिण भारत में पठार पर्वत है तो इसमें कटाव कम हो। और दूसरा नंबर उजान के गलत दिया और उसमें स्टेटमेंट दिया कि दक्षिण भारत की नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी में एक हिमालय की नदी की तुलना में अधिक अपर्दन होता है। बोलो सही लाइन था कि गलत था? गलत लाइन। तीसरा भी एक स्टेटमेंट था, तो पहले हम लोग सब चीज सुनेंगे तो उस स्टेटमेंट से आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन समझ के बनाना। तो पहला अभी पूरे नदी की बात हम समझाएं आपको। अब देखो कभी भी पहाड़ के क्षेत्र में जाओगे तो देखो रिवर बनता कैसे, पहले तुमको समझाएं। अगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो यहाँ बर्फ के ग्लेशियर जमा हो। अब बताओ बर्फ जमा है तो बर्फ तो कहीं से पिघलेगा, अभी हो सकता है यहाँ से पिघल के इधर जा रहा है, यहाँ से पिघल के इधर जा रहा है, एक पिघल के ऐसे आ रहा है। यहाँ भी सेम उसी तरह की कंडीशन चल रहा है। धीरे धीरे ये पिघलते हुए यहाँ आया, ये भी यहाँ आया, ये भी यहाँ आया और फिर मिल गया। तो बताओ यहाँ पानी की धारा धीरे हो जाने की तेज, 3-3 ज्वाइन किया, इसी प्रकार से इधर भी सब ज्वाइन कर गया था और कुछ। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इधर आया, तब तक ये भी आके मिल गया। तो बताओ और धीरे की और तेज। ऐसा ऐसा रास्ता में कई लोग इनको डिपोजिट करते जाते हैं कि रुकिए हम भी हैं, ले लीजिए। अभी डिपोजिट करेगा तो बताओ और तेज हो जाएगा। अब यहाँ मान लो पहाड़ अभी कंटिन्यू चल ही रहा, अब ये बीच से भी पहाड़ को काट सकता है। अब यहाँ बीच में कट करके गिरना शुरू हो गया तो नीचे के चट्टान में छेद करेगा, और छेद करने से वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी की नीचे के अस्त्र पर डिपेंड करता है। तुम्हारे घर में एक नल है और नल को जाके खोल दो और खुला छोड़ दो, 2 महीना के लिए बाहर चल जाओ। तो जब लौट के आओगे तो तुम देखना फर्श पर भी थोड़ा सा गड्ढा हल्का हो गया। तो नल से गड्ढा हो गया, गड्ढा देखोगे ठीक से, तो अगर एकदम पक्का प्लास्टर होगा तो वहां पे यू आकार हल्का बनेगा, और अगर मिट्टी वाला होगा तो एकदम भी बन जाएगा, पूरा कस के द्वारा हो जाएगा। तो यही डिपेंड करता है नीचे कैसा है। अब यहाँ से पानी चला, हो सकता है पहाड़ फिर कंटिन्यू है, तो हो सकता है फिर यहाँ से काट के गिरे और यहाँ पर व्यक्ति आके स्नान करे कि वाह बहुत बढ़िया झरना है, जल प्रपात। देखो जल प्रपात होगी। और ये नदी जब तक पहाड़ों पर होती है, एक साथ पाल स्थिति, ढलान पहाड़ों पर कम है कि बहुत तेज, बहुत तेज। नदियां काफी तेजी से चलती है और तेजी से चलेगी तो बताओ रास्ते में कोई पत्थर मिला तब तो उसका खिलौना बन जाएगा, आगे बढ़ाएगा, चलो लेते चलो इसको। जैसे तुम लोग चलते हो रास्ते में कोई गिरा हुआ बोतल मिल जाए, कुछ मिल जाए, मारते खिलौना वही पत्थर, और पत्थर पर ही लगा घोटनिया लगवाने। अब बेचारा यहाँ से घोलते घोलते आ रहा है तो घिस रहा, और घिसे हुए महीन जो बॉर्डर बचा वही मैदानी भाग में बालू कहलाता। तो कई बार तुम सोचते हो नदी में बालू कहाँ से आ गया, बालू कहाँ से आ रहा है? पत्थर के खेल कर रहा है, खिलौना का टुकड़ा है, वही हम लोग बालू कर रहे हैं। और यही नदी जब मैदानी भाग में आएगी तो उसको मिट्टी में लोग अब काटने के लिए किसका यूज करेगा? मिट्टी का। कभी दाया काट लिया, कभी बाया काट लिया, करके एकदम मिट्टी को गिराते रहे, और गिराएगा ही नहीं, अपने साथ ढो के फिर आगे ले जाएगा। और आगे अभी जब तक ढलान तेज है नदियों का मार्ग एकदम सीधा होता है, लेकिन जैसे जैसे उस समुद्र के किनारे आएगा, जमीन पर सबसे निचला सतह समुद्र होता है, उससे नीचे कुछ नहीं। अब बताओ जैसे जैसे समुद्र के पास आओगे यहाँ ढाल तेज है कि कम होगी? कम होगी। जो राज समुद्र किनारे होगा वहां ढलान न के बराबर, और ढलान कम होगा तो जो चीज ढो रहा था खेल करने के लिए वही इसके लिए बोझ बन जाएगा। बस कई बार होता है कि तुम लोग कई बार पिकनिक में सोचते हो कि चले तो कोई कपड़ा ले लेते हो, ये वाला ले लेते हैं, ये छोड़ेंगे, किताब ले लेते हैं, मोबाइल भी मार देते हैं, चार्जर ले लेते हैं, पावर बैंक ले लेते हैं, बहुत सारा सामान ले ली, और जहां पहुंचे वहां गाड़ी फेल, रोड जाम, होटल बंद, और उसके बाद भूखे प्यासे जब 2-4 किलोमीटर वही सामान टांग के चलना रहता है तो लगता है बेकार टांग लिए। बोल जाता है ना, नदियों के लिए भी यही सामान उसका बोझ हो जाता है। और आगे जैसे ही जमा हुआ ये बेचारा का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो गया। अब कहीं भी तुम देखना अगर नदी सीधी जा रही तो समझना कि अभी जवान है, ताकत है। अगर नदी देखना कि जिलेबियां कट हो गई, कहना कि तब बूढ़ी हो चुकी है, अपना ही बोझा आगे रहने से, रास्ता बदलने से ये बेचारी टेढ़ी हो रही। टेढ़ी होने का कारण है कि इसका बोझ अब घोड़ा हुआ पार नहीं लग रहा, वही आगे डिपोजिट हो रहा है तो बेचारा उधर, फिर डिपोजिट किया तो इधर, फिर डिपोजिट उधर। धीरे धीरे जब समुद्र के और किनारे पहुंच जाता है और ढाल और खत्म, तब इसकी स्थिति क्या है? और यहाँ से एक भाग इधर भाग गया, एक भाग इधर भाग गया, एक भाग इधर भाग गया, और ये नदी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, समुद्र में मिलने से पहले 10-20 गहराई में बढ़ जाती है। सोचो तुम गंगा नदी पढ़ रहे हो तो गंगा पटना में देखते हो तो लगता है क्या फॉर्म है, और जब बंगाल में समुद्र के पास जाएगी तो गंगा के हाल ऐसा हो जाए, बंगाल पहुंचते ही तुम देखोगे वो हुगली हो गई, आगे वो देखोगे कि पद्मा बन के जा रही, फिर आगे जब भेंट होगा तो पद्मा हुगली के वाला हाल हो जाए। इतने ब्रांचेस में बढ़ जाए, और जब इतने ब्रांच में बढ़ जाएंगे तो ऊपर से जब हम पिक्चर लेंगे तो समुद्र के पास जस्ट लाइक एक त्रिभुज जैसा पिक्चर आएगा। और सारे बच्चे को याद होगा फिजिक्स में ये त्रिभुज को डेल्टा पढ़ते थे, ये वाला याद है डेल्टा जी। तो इसीलिए इसी को कहते हैं कि नदी समुद्र के पास डेल्टा का निर्माण की। अब इसी का कुछ नाम दे देंगे, गंगा में तुम पढ़ते हो सुंदर वन का डेल्टा, नाम सुना है? तो जब हम डेल्टा नाम बोलेंगे तो तुम ऐसा समझना। अब देखो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हम इतना क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि सब गंगा जमुना पढ़ के जाओ और तुमको क्वेश्चन दे देगा कि नदी के वृद्धावस्था का लक्षण है, नदी बुढ़ा गई है तो उसमें आकृति बनेगा चॉइस ए, जिसमें बन रहा है झरना, चॉइस बी भी आकार की घाटी, चॉइस सी यू आकार की घाटी, चॉइस डी डेल्टा। नदी के बुहारी में क्या बनता है? अब जो लड़का पढ़े हुए तब मारेगा, और नहीं पढ़ा तो बेचारा गंगे में याद करेगा, पता नहीं किसमें हम मार। दूसरी कंडीशन बहुत बढ़िया समझ लो, स्टेप पर ध्यान देना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नदी पहाड़ों के बीच से ही जाए, हल्का ऊंचाई से ही गिरे,
उतना मैदानी भाग उसको मिले ही नहीं। तो उस कंडीशन में नदी नदी का तो लक्षण है रास्ता में है, तो समुद्र के ज्वार भाटा जो उठते हैं, ज्वार भाटा समझते हो, समुद्र के पानी उठेंगे और किनारे से फिर भटक लेते हैं, तो समुद्र के ज्वार से कचरा फिर समुद्र में मिल जाए और इससे फायदा क्या होगा, नदी उतने भाग में नहीं बटे, इन नदियों के मुख पर ज्वार स्वयं आएगा और इसके कचरा ले जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ज्वार नदमुख। टर्म को समझना, ज्वार नदमुख माने नदी के मुख पर ज्वार स्वयं पहुंच रहा है। तो इस कंडीशन में नदी कई भाग में नहीं बटेगी और इसी ज्वार नदमुख को अंग्रेजी में एस्चुरी कहते हैं और इसी को तुम लोग कई बार सेट में पढ़ा है। निम्नलिखित में कौन नदी डेल्टा के बदले एस्चुरी बनाती है? अब लड़कन बेचारा हमारा एस्चुरी नहीं समझता है, लेकिन रहेगा ना बताता। अब वहां परीक्षा में देगा कि नदियों में एस्चुरी का निर्माण होता है चॉइस से उसके बाहरी स्थिति में, बी उसके प्रवाह स्थिति में, सी उसके विधावस्था में। बोलो ये एस्चुरी कब बन रहा है? ये भी विधावस्था में, रिटायर में लास्ट में ही एस्चुरी बनता है। तो नदी लास्ट में दो फेज बनाएगी, या तो डेल्टा या एस्चुरी। बोलो क्लियर है सबको? कई बार लड़के हमारे एस्चुरी लग गया है और हिंदी मीडियम में ये पूछ दिया कौन सी नदी में ज्वार नदमुख है, तो हल्का कसके पता नहीं क्या नदी में पूछ रहा है। ज्वार नदमुख का मतलब डायरेक्ट ज्वार उसके कचरा को ले जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्चुरी कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा स्टेप आता हुआ। अब इसमें एक स्टेप बढ़िया से सुनना है। नदी को पहले भारत के आप एक स्थिति में ठीक करोगे, पहले कुछ बातों को नोट करेंगे। नीचे लिख दीजिए नदी, नीचे लिख दीजिए भारत की नदी को, भारत की नदी को दो भागों में बांटते हैं। भारत की नदी को दो भागों में बांटते हैं। पहला नंबर लिख लीजिए उत्तर भारत की नदी, उत्तर भारत की नदी ब्रैकेट में इसमें हिमालय की नदी। उत्तर भारत की नदी को हम क्या कहेंगे, हिमालय की नदी। उत्तर भारत की नदी ब्रैकेट में हिमालय की नदी। सेकंड नंबर लिख लीजिए दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की नदी ब्रैकेट में प्रायद्वीपीय नदी। दक्षिण भारत की नदी ब्रैकेट में प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी। जल्दी बताओ, सालों गर्मी सालों इसमें वर्षा जल किसमें रहेगा? जल्दी बोलिए, कौन सी नदी केवल वर्षा पर निर्भर होती है? हिमालय की नदी के प्रायद्वीपीय भारत की नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी केवल वर्षा पर निर्भर करती है, हिमालय की नदी केवल वर्षा पर नहीं है, वो बर्फ पिघलने से भी चलती है। क्लियर है सबको? कौन सी नदी गर्मी के दिनों में सूख जाती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी। देखो तुम अब कहीं भी नदी देखोगे, देखिए पढ़ने का उद्देश्य दो होना चाहिए, एक तो परीक्षा वो ऑटोमेटिक है, दूसरा ज्ञान होना इसलिए चाहिए कहीं देख के समझ सको। भूगोल पढ़ रहे क्यों पढ़ रहे? ताकि तुम कृषि ठीक से पढ़ा रहे क्यों पढ़ा रहे? एक ही उद्देश्य कि कहां गए हो तो क्या खाओगे पियोगे उसका अकल होना चाहिए। अब तुमको हम सब पढ़ा रहे हो, कहें कि ये देखो जी ये वाला जितना देख रहे हो ये धान उत्पादन का क्षेत्र है, ये धान उत्पादन का क्षेत्र है, और फिर हम कहें कि देखो केवल ये वाला जो देख रहे हो यही मेन गेहूं उत्पादक क्षेत्र है और थोड़ा बहुत गेहूं इधर होता है बाकी गेहूं नहीं। अब तुम जाके यहाँ केरल में सेंटर दिया है और जाकर रोटी और सब्जी मांगोगे कि रोटी खिलाइए, तो बाहर निकलते समय चिल्लाओगे कि रोटी ला लिया। और गेहूं उत्पादक बोलते यहाँ है और तुम बैठ के रोटी खाने का इच्छा करो। अब तुमको यहाँ पर तुमको अपने समझना होगा कि यहाँ गेहूं होता है कि चावल, चावल। अब चावल होता है तो इस बेल्ट में चावल खाना ठीक है कि गेहूं चावल, और रोटी ठीक नहीं है। यहाँ चावल खाओगे तो कहेगा कि 30 रुपए में भर पेट खाए, रोटी खाएगा तो हो सकता है 30 रुपए में एक पीस चावल मारोगे तो कहेगा 120 रुपया, कहोगे कि बड़ा ठगता है बिहार ठीक है। ये तो तुम्हारा भूगोल की कमजोरी है। अब तुम नीचे गया है तो समोसा खोजोगे तो तुमको कहां से मिलेगा? समोसा मैदा से बनेगा, मैदा गेहूं से बनेगा, तो कहां से तुमको दे? यहाँ चावल होते हैं चावल, और चावल पीस के उससे कम पैसा में यहाँ इडली या डोसा खा सकते हो। अब तुम गया और समोसा कहला के 21 रुपये पीस खाया, मालूम चला कि 20 रुपये में उससे 10 गुना बड़ा डोसा ऐसे ही परस दे रहा। तो एक आदमी डोसा खाया तो पेट भर 20 रुपये में, और एक समोसा 21 रुपये का कंट्री में आ गया। तो तुम्हारा भूगोल की कमजोरी। तो भूगोल वाले बच्चे को पहले तो ये चाहिए कोई लेसन पढ़ रहा है अपने जीवन के लिए पढ़ो, कहां जा रहा है, कहां है, नदी कहां है, तो तुम भविष्य में कभी भी नदी को देखो तो सब उसको देखते ही समझ जाओ। और तुम कहीं तुम्हारे गांव के बगल में कोई नदी है और ऐसे ऐसे देखो कि सांप जैसा हो गई, एक ही नदी में देखा कि थोड़ा ही दूर में 3 पुल भेट हो गया है, तो तुम तुरंत गांव वाला से टोक सकते हो कि लगता है जस्ट दूसरे नदी में मिल जाती है। लास्ट पेज नजर आ रहा है, ये नदी जरूरी नहीं कि समुद्र में मिले, ये हो सकता है कोई और बड़ी नदी है उसमें लगे मिल जाए, लेकिन मिलने के पहले उसका लक्षण ऐसा हो जाए। देखो बुढ़ाई का लक्षण, तो तुम नदी जब ऐसे देखेगा तो समझ लगा कि जवान है कि गया गया, जितना ज्यादा सांप बना कहना कि बस उतना जल्दी गया किसी नदी में मिलने जा रही है, तो तुमको ये स्टेप देख के समझ लेना होगा। तो चलो खैर अब हम लोग अगले स्टेप पे मेन आ जाए। दोनों भारत की नदियों के बारे में हम लोग देखें। अब तुमको नदी मान लो सोन पड़ रहे, अब तुम सोन नदी घूमने गए, अगर सोन नदी से पहला पड़ा है, अब गर्मी के दिनों में सोन में जाओगे तो बाढ़ आया रहेगा कि बालू भेंट हो, बालू भेंट हो। अब पूरे बालू भेंट हो रहा है तो तुम समझ लो कि सोन नदी गर्मी में केवल बालू है, खूब चौड़ा है, तो उत्तर भारत की नदी है कि दक्षिण? हाँ भले बिहार की नदी है लेकिन निकल रही है कहां से? दक्षिण भारत से, तो उसका लक्षण है गर्मी के दिन में सूख जाए। गया कभी घूमने जाओ फाल्गु नदी देखो, अब फाल्गु नदी कभी देख रहे हो केवल बालू दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना कि समझ गए इसका भी सोर्स हिमालय पर्वत नहीं, जिसका सोर्स हिमालय नहीं रहेगा गर्मी में सब केवल बालू दिखाई दे। तो चलिए जल्दी से इन बातों को लिखे हैं। 12 नंबर का स्टेप लिख दिया सबको। बोलो वर्ष भर पानी किसमें रहेगा? जल्दी बोलिए। और इसमें केवल बरसात में पानी किसमें रहेगा? प्रायद्वीपीय में। नीचे डैश लिख दीजिए, नदी दो प्रकार में बांट दीजिए, नीचे डैश लिख दीजिए। उत्तर भारत की नदी, उत्तर भारत की नदी ब्रैकेट में हिमालय नदी, ब्रैकेट में हिमालय नदी में वर्ष भर पानी होता है। हिमालय नदी में वर्ष भर पानी होता है, हिमालय नदी में वर्ष भर पानी होता है। पैराग्राफ चेंज करके उसी में कर देना। प्रायद्वीपीय भारत की नदी में, प्रायद्वीपीय भारत की नदी में वर्ष भर पानी नहीं होता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी में वर्ष भर पानी नहीं होता है।
वर्ष भर पानी नहीं होता है। चलिए नीचे डैश लिख लीजिए। वो ज्यादा अपर्दन कौन करेगा? उत्तर भारत की नदियां, नीचे डैश लिख लीजिए। दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में, दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में, दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में उत्तर भारत की नदी, उत्तर भारत की नदी, उत्तर भारत की नदी अधिक अपर्दन करते हैं, अधिक अपर्दन करते हैं, अधिक अपर्दन करते हैं। अपर्दन मींस काटना छाटना, ठीक है? अपर्दन की तुलना में अधिक अपर्दन करते हैं। चलिए नीचे डैश लिख लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा कि नदी लास्ट पेज में समुद्र से मिलते समय दो चीज बना सकता है। एक का नाम क्या है? डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या है? कई ब्रांचेस में बढ़ते हुए समुद्र से मिल जाना। और दूसरा नंबर का नाम क्या है? ज्वार नदमुख। और ज्वार नदमुख को ही हम लोग क्या कहते हैं? एस्चुरी। और एस्चुरी का मतलब क्या है? कई भागों में नहीं बढ़ते, एक ही भाग में जाना और उसके कचरा को समुद्र का ज्वार स्वयं लेके जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख कहते हैं। तो नीचे जाना, यहां तक पहुंचाना है। हम तुमको कहा कि यहां तक तुमको पहुंच जाना है, नहीं पाए या तो गिरते पड़ते पहुंचोगे। मुझे एकदम टूट गया सर, लेकिन पहुंच गए। या हम खुद ही लगा के देखो कौन गिर रहा है, उसको टांग के लाए, तो हम खुद ही टांग के लाए, बताएगा ये समझ गया ज्वार नदमुख एस्चुरी बन रहा है। और तुम टंगा क्या रहा हो? डेल्टा बन रहा। बोलो डेल्टा एस्चुरी समझ गया सर? लिखिए जल्दी से नीचे डैश देखिए। नदियां बोला नदी आपस में मिली, वहां डेल्टा एस्चुरी नहीं है। डेल्टा एस्चुरी कहां बनेगा? समुद्र में। दो नदी आपस में मिली तो कौन किसमें मिली ये कैसे जान रहा है? तो जो बड़ा है उसको छोटा मिल गया। बात समझो, गंगा और यमुना मिली तो ये नहीं है कि यमुना एस्चुरी डेल्टा बना रही, ये कहना है गंगे की सहायता के लिए डबल आ रही। बस समझ ना? तो गंगा में, अच्छा ये बताओ यहां पर तुम कैसे जाना? गंगा में यमुना मिला कि यमुना में गंगा? गंगा में यमुना, हम तो यमुना में गंगा मिला नहीं मिला रे। गंगा में यमुना मिला कि यमुना में गंगा? गंगा में मिला। और जब हम कहें कि यमुना में गंगा मिल गया तो कौन गलत है? तब उस समय ज्यादा पानी लेके कौन आ रहा है उसको देखते। कैसे रोकता होता है? तुम साइकिल लेकर आओ तो मार देता, और लोग पूछे भूल लगा कि क्या हुआ तो ट्रक वाला बता दी, थोड़ा देगा कि साइकिल वाला ट्रक मारा। सुना ना? और तुम साइकिल लेकर कसके जाओ, मारो ट्रक मारो, भूल जाओ अपने से, और लोग से पूछो क्या हुआ? देखिए ट्रक वाला मार दिया बेचारा। तो बस वही चीज है, पता है समझना? वैसा ही चलता है। नीचे नीचे डैश देखिए। बोलिए एक नदी दोनों नहीं बनाएगी, या तो डेल्टा बनाएगी या एस्चुरी बनाएगी, ठीक है? नीचे डैश देख लीजिए। नदियां समुद्र से मिलने के पूर्व, नदियां समुद्र से मिलने के पूर्व डेल्टा, समुद्र से मिलने से पूर्व डेल्टा या ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख ब्रैकेट में एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख ब्रैकेट में एस्चुरी का निर्माण करती है। बोलिए क्लियर है सबको? नीचे खूब बढ़िया से भारत के पहले मानचित्र बनाओगे। आज एकदम एक एक करके सारे बच्चे का स्टेप आना चाहिए। बढ़िया से हमारे साथ भारत के मानचित्र बनाओ, एकदम पूरे पेज में बनाओ, पूरे पेज एकदम बड़ा मानचित्र बनाइए बढ़िया से। जो बच्चे एकदम मानचित्र अभी भी बढ़ते हो, देख देख के बनाओ, बैसाखी के साथ चलो। दक्षिण भारत में ग्लेशियर में बना, छोटे छोटे पहाड़ बने जाते, केवल बेटा इसमें हम लोग दिखे थे ना अनाई नदी, बस वहीं ऊटी जगह इसलिए ना समझाए थे। सब कोई नदी बना सकती है, लेकिन ज्यादा अरब सागर वाला बनाए, क्योंकि बंगाल खाली मैदानी भाग से होकर जाती है ना, मैदान में कोई जाएगा तो डेल्टा बन जाए। नहीं बनता है सर सही से, जैसा बनता है घी के लड्डू वाला लगना चाहिए, घी का स्वाद लगना चाहिए। बहुत सही के मतलब 5 किताब लोगे तो किताबों में चल जाएगा, इसलिए तुम मतलब सही बने। हम 20 बार पाएंगे, 20 बार 20 जानता हूं, कभी कहेगा कि बार बार बनाते कभी कहा है सबसे अच्छा बना देगा, है तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मैं बस बना दिया वो भारत बना भारत। चलो बन गया। अब सुने, जो नहीं बना रहा जितना ऊपर उतना ही नीचे, नीचे मिला से लाएंगे और इसके नीचे पॉइंटिंग कर लेंगे, इसके नीचे पॉइंटिंग करेंगे, बात ध्यान रखना। और जितना ऊपर उतना ही नीचे, इस साइड में एकदम उधर करके जाना, एकदम फायर करके बस ऐसे चलो। और जब इस साइड आएगा तो एकदम आराम से धंस जाना, फिर निकल जाना, फिर बंद कर देना, हो गया। जल्दी बना लो। और इसके बाद हम लोग फटाफट इसमें कुछ नदी बनाएंगे, एकदम जीरो से क्लास लेवल को लेकर चलो ताकि हर बच्चे को समझ में आए। चलो जल्दी से फटाफट ध्यान में, एक नदी यहां से ऐसे बनाओ और इस पर लिख दो सिंधु नदी, सिंधु। दूसरा यहां से ऐसे लेके आओ और लिख दो इसको ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। कलम 2 कलर का यूज करना, 2 कलर यूज कर लीजिए। एक नदी हो गई सिंधु और दूसरी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हो गया। सबसे यहां से एक नदी निकालना है और इस नदी को ऐसे लेके चले आओ, यही नदी गंगा, गंगा। 2 नदी यहां से चलाओगे, एक नदी ऐसे और एक नदी थोड़ा छोटा, इसी का नाम है नर्मदा और इसका नाम है ताप्ती, नर्मदा एंड ताप्ती। बनाते चलो, सारे बच्चे हमारे साथ साथ बनाओगे। और फिर उसके बाद एकदम कखो कखो कर रहा है, हम उनके लिए भी बना रहे हैं जो लोग कभी नदी नहीं पढ़ाया, तो वो लोग एकदम आस क्लास पकड़ेगा, 4-5 दिन नदी चलेगा, एकदम सीख जाएगा सब। नर्मदा और ताप्ती बना दिए सबको। इस नदी का एरो दे दीजिए, ऐसे चलती है। सिंधु का भी एरो दे दीजिए, ऐसे चलती है। बाकी गंगा इधर है, ब्रह्मपुत्र इधर है।
चलिए अब हम लोग को ध्यान रखना है, यहां पर एक भेद बना लीजिए ऐसे, ये महानदी है, महानदी, ये नदी एक बना लेंगे महानदी, यहां महाराष्ट्र से ही निकाल के लाएंगे ऐसे और ऐसे, इसका नाम है गोदावरी, इसका नाम है कृष्णा, इसके बाद एक ले आइए कावेरी, इसके बाद एक ले आइए वेगई, वेगई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगई, वेगई बना दीजिए। यहां पे राजस्थान में एक नदी बना दीजिए लूनी, राजस्थान में नदी बना दे लूनी, राजस्थान में रिवर बनाए लूनी, यहां पर दो नदी बनाए, एक ऐसे और एक ऐसे, एक डायरेक्ट इस शेप में बनाएंगे, नीचे ऐसे से ऐसे कर देंगे, यही जो शेप घूम गया लिख दीजिए माही, माही, और जो सीधा सीधा है लिख दीजिए साबरमती, सीधा सीधा जो बनाए हैं उसका नाम है साबरमती, और जो यू आकार में घूम गया है उसका नाम लिख दीजिए माही, साबरमती माही, साबरमती माही। अब रख मन में बड़ा रखो, मन रखेगा छोटा बड़ा कर दीजिए, हम अम्मा आपकी देखेगा ना, सीधा बनाया तो साबरमती और यू आकार में घूम गया तो इसको क्या कहेंगे माही। चलिए ध्यान दीजिए, और यहां हम लोग जो चल रहा है केरला के पास, केरल जहां देख रहे हो केरल में ही एक नदी ले आओ पेरियार, केरल में ही एक नदी है पेरियार, गोवा जहां पे देख रहे हो यहां दो नदी चलो, एक लिखो मांडवी और एक लिखो जुआरी, मांडवी एंड जुआरी, गोवा के पास कर लेगा मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी। चलिए कख लगा है, इस पे पहला चरण एकदम क्लियर होना चाहिए, कल रखेंगे एक बार हम समझाएंगे, बोलो चलिए बनाओ, अभी 2 मिनट करा, बोर्ड पर बुलाएंगे, एक एक करके बोलना है, सुना जो नहीं बनाता कल को दिमाग में बन जाता है, बोर्ड पर बुलाएंगे, ये पहला चरण तो कख लगा नदी का, नहीं ठीक होगा तो नदी नहीं सीखेगा, ये एकदम ठीक होना चाहिए, सारे बच्चे बोर्ड पर सुनिए। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु, इसका नाम ब्रह्मपुत्र, इसका नाम गंगा, बोलो हिमालय के 3 नदी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये तीनों नदी क्लियर है सबको, एक नदी का नाम बोलो सिंधु, ये बोलो ब्रह्मपुत्र, ये बोलो गंगा। राजस्थान में लूनी, ये गांधी जी का जगह है, साबरमती के संग, साबरमती आश्रम नाम सुना है, तो साबरमती यही है। इनसे पूछेगा कि बताओ सबने लग गया आंदोलन में गांधी जी किस नदी से पैदल यात्रा शुरू की? साबरमती। चॉइस में जान के दांडी भी तो होता है, लेकिन अगर दांडी मार देना आपको सबने लग गया दांडी यात्रा, यही नहीं देता है। दांडी यात्रा की शुरुआत किस नदी से हुआ? चॉइस से दांडी, लड़कन देख के बड़ा खुश होता है, दांडी यात्रा, दांडी, इन्हें कहना क्या, और आंसर साबरमती हो जाता है। उस साबरमती आश्रम से चले हैं, इस नदी का नाम बोलो क्या है? साबरमती। अब ध्यान दीजिए, इस नदी का नाम माही, तो माही बड़ा इंपॉर्टेंट है, न केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड के बच्चे पढ़ते हैं माही को, माही बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से कर्क रेखा गुजरती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सोचो माही कितना इंपॉर्टेंट नदी है, नीचे से लाके काटी, अब भी कहीं रुक जाते हैं, फिर जाके काट, तो तुमसे पूछा जाएगा, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको तीनों ध्यान रखना है, 3 रेखा आप शुरुआत से पढ़ रहे हो, बीच का नाम विश्व, ऊपर का नाम कर्क, नीचे का नाम मकर। अभी तुम पढ़ रहे हो कि कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? माही, कौन काटती है? माही। विश्व रेखा को 2 बार काटती है कांगो, कौन काटती है? कांगो, अफ्रीका की नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो, ये भी अफ्रीका की नदी है। सुनो, तीनों ही क्वेश्चन पूछता है। और तुमको एक बात सुना दो परमानेंट क्लियर, जब कहेगी 2 बार काटती है, कहना सर बच्चे में 2 बार काटने वाला एलसीएम बहुत बनाया था, लेकिन तुमने बनाया था, तो जब कहेगा 2 बार काटती है तो कहना एलसीएम निकाल दो, एलसीएम नीचे से लिखना, एल से लिम्पोपो, सी से कांगो, एम से माही, हो गया आंसर खत्म। बोलो तुम्हारा एल से निकालेगा, एल से बोलो लिम्पोपो, मत लिम्पोपो याद है, परीक्षा में इतना याद है कि आंसर एल से होगा, चारों चॉइस देख लो, एल से पढ़ना ठीक मार, चलो बोलो बात क्लियर हो सकता है ना। तो एल से लिम्पोपो, सी से कांगो, एम से माही, ये वर्ल्ड के सापेक्ष हम लोग की बात करेंगे, तो माही तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से सुनो, यहाँ पर है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, फिर इसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा और कावेरी, उसके बाद वेगई, क्या नाम है? वेगई। इधर पेरियार, पेरियार के बाद जुआरी और तब मांडवी। इतना रिवर अभी हमको जस्ट किसी को भी बोलना, ये नहीं है कि रिवर कंप्लीट हो जाए, हड्डी बनाए, इसी में मांस चलेगा, गंगा के सहायक, तब आएगा यमुना, कोसी, गंडक, सरयू, गोमती, फिर नीचे से सोन, केन, बेतवा, चंबल, कौन नदी ब्रांच बने। तो अभी एक बार इतना करेंगे तो हट जाएगा कि लगता नहीं होगा, इसलिए एकदम जीरो से चल रहा है। पहले सुने, लास्ट बार याद करवा रहा है सब बोर्ड पर, क्योंकि मैं क्या देखो जरा सुनो, पहले सब दक्षिण का है, एक बात तुम देखो ध्यान से, भारत का ढाल इधर से इधर, सभी नदियों को इधर ही जाना है, बंगाल की खाड़ी, और जो अरब सागर में गिर रही है बड़ा इंपॉर्टेंट नदी, और नर्मदा ताप्ती को नियम ही फेल कर दिया, ये इधर नहीं चलते उधर चल रही, और इसका कारण है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, यहाँ पे आपको याद होगा समझाए थे महादेव, इस बीच के कारण यहाँ चलती है, क्योंकि सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत लगा सबको। और कभी भी हम कहें कि दोनों नियम फेल कर रही, तो बताओ घर में नियम फेल कौन कर सकता है? पोता की नाती, नाती उसको दिमाग ज्यादा होता है, पोता कर रहे तो कैसे पिता है, तो जब हम नियम फेल कर रहे हैं तो कहना नाती में कर सकता है, ना से नर्मदा है तो ताप्ती, बोलो नर्मदा ताप्ती दिमाग में आ जाए सबको। और इसके बाद ये बहुत महान है, सुनिए एकदम चुपचाप एक बात, ये महान है, गोदी टाल लेना है, महान है भाई तो गोदी टाल, और गोदी में देखे तो कृष्ण भगवान निकले, इनको कावेरी लगा के बिजली विसर्जन कर दी, बड़ा बुजुर्ग जी, महान है तो क्या करना है? गोदी टालो, गोदी टालो तो गोदावरी, गोदी में कौन है? कृष्णा, कहाँ गए? कावेरी, नदी देना है तो बदल, सोता लेकर समझा क्लियर, बोलो नाती क्लियर हुआ, नर्मदा ताप्ती बड़ा महान है, महानदी, गोदी टाले गोदावरी, कृष्ण भगवान, कृष्णा, कावेरी, बेगई, गोदी टाले कृष्ण भगवान, कावेरी में जाकर बदलो, बोलो क्लियर है। इधर पेरियार, क्या है? पेरियार, ये मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी, यह साबरमती, और यह माही, यह लूनी, लूनी, साबरमती, माही, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, खत्म हो। क्या लास्ट बार बोलेंगे तो क्लियर है? तुम्हारा मित्र का नदी कितना बढ़िया है, हल्का थर्मामीटर है, खाली उसको पूछना कि 10 नदी के नाम बताओ जो अरब सागर में गिरती है, अगर 10 को नदी बता दिया मतलब पढ़ने तैयार नहीं, नहीं तो फिर तो नर्मदा ताप्ती का कंट्रोल नहीं करता। तुमको लोग जानते 10 नहीं किया, लेकिन फिर भी देख लो, सिंधु यही आ रही है 1, साबरमती यही आ रही है 2, माही यही आ गई 3, नर्मदा आ गई 4,
ताप्ती आ गई 5, मांडवी आ गई 6, जुआरी आ गया 7, पेरियार आ गया 8, और 3 और है 10। नदी जो लड़का बोलने लगा और साल वाला तो लड़का साधारण नहीं है, उसका भूगोल एकदम फिट। अब ध्यान दीजिए, तो पहला फेज एकदम लास्ट बार देखिए कौन कौन बच्चे सुनाएंगे। ये वाला बोलो, ये बोलो। ब्रह्मपुत्र, गंगा, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेगई, पेरियार, मांडवी, जुआरी। ऑल ओवर। हाँ पहुंचो चलो निकल एकदम फटाफट। पहला चरण किसी बच्चे को एकदम सुना देना है। इसको इधर पता नजदीक सुनाओ, तब हाथ रख के बताओ। सर ये सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, लूनी, ये लूनी, और ये साबरमती, और माही, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, और ये कावेरी, बेगई, पेरियार, और ये मांडवी और जुआरी। चलिए ये तो लक्षण एकदम शुभ रहा। चलिए पहला बड़ा बहुत शुभ साहब है एकदम विराल हया था, इतना हल्का में पूछेंगे बुलाएंगे। अब समझिए ये बेसिक सही हो गया है। अब नीचे हेडिंग दो सिंधु नदी तंत्र। अब यहाँ से ये सेक्शन खुलेगा जिसको बढ़िया से सुनना है। नीचे लिख दीजिए सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र। अब सुनो जितना लिखे हो ना उसका डिटेल चले, पूरी डिटेल मानचित्र के बाद लिखना है, याद करना है, तब होगा कि हाँ एकदम सही हमारा चल रहा। सारे बच्चे पेपर ध्यान दोगे। सिंधु नदी तंत्र मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बेल्ट में है, तो सारे बच्चे को एक मानचित्र बनाना है। और यह मानचित्र पूरे भारत का नहीं बनाना है। अगर मानचित्र जो बनाना है ये कहां का बनाना है, सिर्फ आपको बना लेना है सिर्फ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल का। बढ़िया से मानचित्र बनाइए। सब बनाते चलोगे, उसके बाद 10 मिनट एकदम ध्यान से सुनेगा, तब धीरे धीरे स्टेप आए, फिर कहेगा कि यहां से एकदम नदी जबरदस्त हमारा हो गया। चलो कलर चेंज कर लो, कलर कम से कम 2 कलर एकदम क्लास में लेके आओ। चलिए ध्यान दें, इसमें हम लोग कलर चेंज करने के बाद आपको खुद से यहां से एक नदी निकाल लेनी है, और यह नदी ऐसे इन करके इसको ऐसे और ऐसे चले जाना है। इसी नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी देख लो, एकदम नाक से यहां से जाना है, ऊपर से जाना। यहां पे बगल में एक इस तरह का पर्वत बना लीजिए। इस पर्वत पर बर्फ मिलास से जमा दीजिए और बर्फ पिघला के ऐसे बना दीजिए। और बर्फ पिघला के पानी यहां बन गया, जम गया। सुनो ध्यान से, सभी बात हल्का हल्का ध्यान देते जाना, एकदम क्लियर होते जाना। बैंक कॉपी में सुनो ठीक से। देखो कोई भी नदी 3 चीज से निकल रही है। पहला एक पर्वत है, दूसरा उस पर्वत के ऊपर ग्लेशियर है, और तीसरा उस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील बन रहा है। वो झील से निकल पिघलते हैं, यहाँ एक स्टॉक है, उससे ज्यादा हुआ चलिए क्लियर है। और ये पर्वत का ही नाम सारे बच्चे जानते हो, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, ये जो देख रहे हो झील मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है। ये जो ग्लेशियर देख रहे हो बुखरचू ग्लेशियर है, बुखरचू। सुनेगा पहले, एकदम ध्यान देंगे, क्वेश्चन कितना बढ़िया से आएगा वो सुनो। पूछेगा सिंधु नदी किस झील से निकलती है, जान के चॉइस में कैलाश भी दे देता है। लड़के क्या कैलाश झील है? नहीं, मानसरोवर। सिंधु नदी किस पर्वत से निकलती है? कैलाश। सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? बुखरचू ग्लेशियर। बर्फ के नाम ही बुखरचू, पिघला बर्फ तो मानसरोवर, और पहाड़ के नाम है कैलाश पर्वत। क्या सिंधु भारत से निकलती है कि तिब्बत से? तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी को तिब्बत में कहते हैं, देखो पढ़ के पहले से रखा है कि नहीं? खड़ा हो, हाँ कम पढ़ा रहे, बढ़िया तुम जाओ। सिंधु को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो नाम सुनो? यस सर। नालायक सांगपो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। यस सर करके देखो, ये खाली किसी का है तिब्बत चॉइस सांगपो मार जाओ। क्या सिंधु और क्या ब्रह्मपुत्र से बड़ा देखना। देख सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खरांग कहते हैं। सिंगी खरांग तो खैर लिखाएंगे। देखो इंडिया में नाम सिंधु है, पाकिस्तान में नाम सिंधु, इधर इसका नाम है सिंगी खरांग। तो ये सिंगी खरांग है कौन पर्वत से? कैलाश। किस ग्लेशियर से? बुखरचू। किस झील से? मानसरोवर। ईरान तो क्लियर है सबका। जल्दी से स्टेप को बनाओ, बनाने दीजिए। हम बड़ा आराम आराम से चलेंगे, सब बच्चे हमारे साथ चलेंगे। और जब बोलिए अभी दर्रा कहाँ लगा? दर्रा सिंधु का नहीं, दर्रा आएगा सतलज का। बाकी भारत में किस जगह से प्रवेश करता है सबसे हम लोग उसके डिटेल में पढ़ेंगे। बोला कैसे बोलिए? उत्तर भारत से? अरे उत्तर भारत दक्षिण भारत तो यहाँ ना हो गया, ये भारत में नहीं है। ये भारत कहाँ है? भारत में है, तिब्बत में है, तो उत्तर भारत दक्षिण भारत का होगा। ये भारत है, पाकिस्तान है, तब तो दक्षिण भारत कैसे कर रहा? चलो ध्यान दीजिए, उत्तर भारत दक्षिण भारत इंडिया में रहता है, इंडिया में कर सकता है। चलो हम सुनेंगे, ध्यान दीजिए सब लोग। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम समझना है, मानचित्र पहला स्टेप हो जाना चाहिए तुम्हारा। सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है कि यहीं पर एक जो दर्रा पड़े थे पिछले दिन, एक दर्रा आपको याद होगा, 12 लाचा दर्रा, याद है सबको? इस 12 लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, वहीं से 2 नदी निकलती है। आगे पढ़ोगे, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भाग। चंद्र एंड भाग, ये चंद्र और भाग दोनों नदी जब मिल जाती है तो इसी को चिनाब कहते हैं। इस नदी का नाम क्या है? चिनाब। और सबसे इंपॉर्टेंट सुनो, चिनाब नदी ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। सारे बच्चों को देखो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछे कि बताओ सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब। चिनाब रिवर सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अभी आप चंद्र और भाग से ज्यादा नहीं लिखना, सिर्फ एक हिमाचल से देखो जरा नक्शा में, जहां तुम ह बनाए नहीं बनाओ तो बना लेना, नक्शा में ह बनाओ तो हिमाचल है, और हिमाचल से निकल गए कौन? चिनाब रिवर। तो चलिए जल्दी से हिमाचल से निकाल दीजिए।
आपसे पूछा जाए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब। चलिए नेक्स्ट ध्यान दो, सभी बच्चे का पूरा ध्यान यहां मेरे साथ आ जाए, सुनो ध्यान दो बढ़िया से। लद्दाख बेल्ट में एक बहुत ही झील इंपॉर्टेंट है, इस झील का नाम है वेरी नाग झील। इस झील का नाम क्या है? वेरी नाग झील। तुम लोग जब मानचित्र पर रहते तो सब बच्चे को याद होगा कि यहाँ श्रीनगर याद है, और श्रीनगर के पास ही एक झील है बुलर झील। झील का नाम क्या है? बुलर झील। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी नाग झील से आके बुलर झील में इन करती है, और इसीलिए आपसे कभी भी पूछेगा कि यहीं पर बगल में बोलो कौन है? श्रीनगर। यहाँ झील कौन है? बुलर झील। और फिर यहाँ से ऐसे होके एकदम ऐसे होके और तब चुनाव में मिल जाती। और देखो कितना इंपॉर्टेंट ये रिवर है, इसी नदी का नाम है झेलम। और देखो परीक्षा में कैसे झेलवाता है, जो बच्चे मानचित्र गहराई से नहीं पड़ेगा, अपने से नहीं बनाए, खाली मोबाइल में फोटो खींचेगा पीडीएफ लेकर, तो उन सबको मूर्खों को बता नहीं पाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहती? सिंधु, झेलम, चिनाब। तब दूर होगा जब अपने बनाओगे। ये देखो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये नदी भी देखो एकदम बॉर्डर जैसे चल रही है, इसको मालूम है कि वैसे ही बॉर्डर है, ये भी वैसे ही चल रही। तो क्वेश्चन एक बार पूछे हुए कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहती है, तो आंसर कौन हो जाएगा? झेलम। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम। झेलम नदी किस झील से निकलती है? वेगना। किस झील में मिल जाती है? बुलर। बुलर झील में पूरा नदी निकल गई, तो बोलो बुलर झील ताजा पानी का झील होगा कि खारे पानी का होगा? नदी का पानी खारा थोड़ा होता है, नदी कहीं भी मिलेगी तो मीठे पानी का झील होगा। बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा कौन मीठे पानी का झील। अब जो लड़के खाली पढ़े हुए हल्का भी तो इतना कावड़ भरने लगे बुलर झील झेलम नदी एकदम क्लियर है, मीठे पानी का झील हो। तो अब बताओ क्या झेलम क्लियर है सबको? फिंगर बनाने में ध्यान रखना, दोनों के बॉर्डर के समानांतर कुछ चलाना है। जल्दी से फिंगर बनाओ, बड़ा कीजिए सर, तुम लोग मन कहां पड़ा रहता है? यहीं पर एक झील भी है, इस झील का नाम क्या हो गया? बुलर झील। बुलर झील, बुलर झील। हाँ डल झील है, लेकिन डल में पूरा एंट्री नहीं करती है, इनकी किसमें करती है? बुलर में। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग बढ़िया से प्रश्न सुनेंगे आप। अब थोड़ा सा फिर ध्यान देंगे मेरे साथ। यहाँ पर आपको समझना है, यहीं पर एक और दर्रा पड़ा है जो रोहतांग दर्रा। ये तो बड़ा लाचा दर्रा था, इस साइड में आपको याद होगा रोहतांग दर्रा, याद आया? रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल से ही एक नदी निकलती है और फिर जाकर के चिनाब में मिल जाती है। इसी नदी का नाम क्या है? रावी नदी। इस नदी का नाम क्या है? रावी। इसी किनारे पाकिस्तान में लाहौर स्थित, लाहौर अधिवेशन पड़ोगे कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। तो ये नदी रावी भी कहां से निकल रही है? हिमाचल से। किस दर्रा के पास? रोहतांग दर्रा। और वहां से रावी भी किसमें मिलती है? चिनाब में। चलिए मिला दीजिए रावी को। मानचित्र को एकदम बड़े रूप में बढ़िया से बनाना चाहिए, यही तुम्हारा मेन स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर सही है तब क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम्हारे अंदर वाइब्रेशन होने लगेगा। और जो लड़के इसे अपने नहीं बनाएगा, खाली जुलक्स कराएगा, पीडीएफ तैयार करेगा, तो उसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो तुम उसकी गहराई में खुद से उतर नहीं नहीं बनेगा तुमसे। ध्यान दो, आप एक नदी और बना रहे हैं, सारे बच्चे का ध्यान बोर्ड पर आ जाए। सुनो, बगल में एक और बड़ा सा झील है, और इस झील का नाम, ये तिब्बत नहीं, इस झील का नाम है राकसताल झील। राकसताल झील, ध्यान दें, क्या ये राकसताल झील भारत में है कि तिब्बत में? तिब्बत में है। और यही से एक निकलती है नदी, आपको याद होगा यहाँ था सिपकिला। सिपकिला दर्रा याद है? छिपा किला में जाके इस सिपकिला दर्रा से उनको मारते हुए ये भी जाकर के इसी चिनाब में मिल जाती है, और इसी नदी का नाम है सतलज नदी। इस नदी का नाम क्या हो गया? सतलज। पूछा जाए सतलज नदी भारत से निकलती है कि तिब्बत? तिब्बत। कौन झील से? राकसताल झील से। तो चलिए एक राकसताल झील बनाए और सतलज पहुंचाए। पहुंचा दे सबको। और इंपॉर्टेंट सुने, इसी हिमाचल प्रदेश से, एकदम ध्यान देंगे सब कोई, इसी हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है, और यह नदी ऐसी नदी है जो कहती है कि हम पाकिस्तान का नहीं देखना चाहते, इंडिया से निकलती है, इंडिया में खत्म हो जाती है, और इसी नदी का नाम है ब्यास रिवर। ब्यास। ब्यास को इंडिया में ही खत्म कर लेना, आगे नहीं होगा। ब्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज की। अब जरा ध्यान से दो तीन बात और हल्का एक और बढ़ा देते हैं, अभी काफी बढ़ेगा समझना, तब क्वेश्चन राउंड चलेगा समझने के बाद। देखो शुरू में हमें क्या, हम शुरू में इतना करते तो आदि ऐसे काम जाए, नदी तो हो गया, लेकिन जान के शुरू में एकदम हल्का हल्का, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, चटनी, फिर अब सिंधु का ऑपरेशन करो, फिर उसी तरह गंगा का होगा, फिर ब्रह्मपुत्र का होगा, सब का ऑपरेशन चलो, तब लगेगा कि हर बार स्टेप पर आ गया। अब जरा ध्यान दो, इधर से एक नदी आकर के सिंधु में मिलती है, तो इंपॉर्टेंट क्या है बात को सुनना, सिंधु में सभी नदी बाईं ओर से मिलती है। देखो सिंधु की पानी ऐसे जा रही, तो तुम अपना इधर मुंह करके सोचो कि पैर है, तो पैर है तो बाया हाथ तरफ मिला कि दाया, दाया, दाया तरफ से कोई नदी मिलेगी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। और इस नदी को ही हम लोग कहते हैं, तो जो दाईं ओर से अभी नदी मिली, इसी रिवर का नाम है श्योक नदी। श्योक, अब तुमसे परीक्षा में पूछा जाएगा श्योक किसकी सहायक नदी? सिंधु का। श्योक सिंधु में दाईं ओर से मिलती। और दूसरा, इस बेल्ट का नाम हमारे सभी बच्चे जानते होंगे, गिलगित। पिछले दिन भी गिलगित समझाए थे, गिलगित भी सिंधु की दाएं सहायक नदी है। तो देखो श्योक नदी का दूसरा नाम तुमको समझाएंगे, इसको श्योक का अर्थ मालूम है तुमको? मृत्यु की नदी। अब पूछा जाएगा किस नदी को मृत्यु की नदी कहते हैं, और जान के चॉइस देगा कर्मनाशा। कर्मनाशा में कर्म के नाश हो जाता है। पूछेगा कौन नदी धार्मिक रूप से अपवित्र है, तो कर्मनाशा। तो नहा लिया, हमारा कर्म खत्म हो जाएगा, अच्छा कर्म। तो धार्मिक रूप से स्नान नहीं करने वाली नदी कौन है? कर्मनाशा। और इस श्लोक है, इनमें स्नान करने जाओगे का मतलब है मृत्यु की नदी। कारण इधर बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़, काराकोरम सीरीज, ये नदी अचानक कहीं ऊपर पहाड़ से कहीं कहीं नीचे गिरती रहती है। थोड़ा भी स्नान करने गया तो कहां लगा के मार देगा तो ठिकाना नहीं, और कई व्यक्ति मर गया, बेचारा का नाम ही पड़ गया मृत्यु की नदी श्योक। तो श्योक नदी किसकी सहायक है? सिंधु का। सुनो ठीक से,
हमको स्लो कर जल्दी पांच लोग नहीं होगा, लेकिन पहले 5 मिनट सब लड़के पूरा सुनाएगा। झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, ऊपर से चल रहा है झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, फिर से बोलेगा झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, सिंधु के पास आया झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, क्लियर सबका। और देख के बोला है, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, खड़ा कोई नहीं उसको पार लगाना, सिर्फ अपना बुद्धि लगाएगा। सुनना ध्यान से, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? एकदम होता क्वेश्चन, कोई नहीं बोले। देखो सतलज एकदम यहाँ से जा रही है, चिनाब, वेरी गुड, बैठ जाओ। क्या सतलज होगा? नहीं, सतलज तो खुद चिनाब में मिल गई, सतलज कहां से मिल गई? इसलिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब, बिल्कुल सही जवाब। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ इसलिए है कौन सी नदी चिनाब में नहीं मिलती है? झेलम रावी व्यास सतलज, व्यास, वेरी गुड, एकदम तैयार था पहले से। कौन सी नदी चिनाब में नहीं मिलती है? क्या आंसर है? व्यास। बोलो बोलो, सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो हमारे पार से निकलती है? कोई नहीं बोल रहा, सिंधु की कौन सहायक नदी है जो हमारे पार से निकलती है? अच्छा, तो पार पूछा गया, सतलज, वो सभी भारत से निकल रही है। सतलज हिमालय में है कि हिमालय पार? हिमालय पार। क्वेश्चन में कौन नदी हिमालय पार से निकल रही है? आंसर कौन है? सतलज। चलो पीछे बढ़ो, सिंधु की कौन सहायक नदी है जो भारत से निकलती है, भारत को समाप्त कराती है? यस, वेरी गुड, एकदम सही, क्लियर है सबका? चलो हाँ, शोक नदी यहाँ बताना, अक्साई चीन है, अक्साई चीन के कब पसंद है? चलो सुनिए, हाँ भारत में भी है, अक्साई चीन से निकलती है। सिर्फ इसके लिए कोई नहीं, तुम्हें पार मत लगाना, बोलो इसको भाई को संकेत देते हैं। सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है? कौन नदी है? चलो बैठ जाइए। देखिए कि चित्र रहने पर कितना आसान लगता है, और ये हटा के बात समझ लो। क्वेश्चन का मन के नक्शा बनना चाहिए, जिस बच्चे का नक्शा मन में बैठ गया, कुछ भी पूछेगा तो तुम मुस्कुराओगे कि इसका आंसर ये होगा, क्योंकि नक्शा हम समझ। अब देखो हटा के पूछ रहे हैं, चलो अब देखिए, अच्छा इसको नक्शा वाले भाई को संकेत दें, बोलो सतलज नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? चॉइस दे, चॉइस दे, वाह। चॉइस ए सांटो, चॉइस बी सिंघी खान, चॉइस सी बखरचू, लमचिन खान। कोई नहीं बोल रहे, सतलज नदी को क्या कहते हैं? बोखरचू। आए रे नालायक, बोखरचू, मारेंगे नालायक तो पिघल जाएगा। अभी समझाया था कि बोखरचू ग्लेशियर का, अभी समझाया, बोखरचू बताया भी नहीं, अब बोखरचू तुम कर रही है। बोखरचू ग्लेशियर का मतलब, सतलज के बोखरचू से क्या मतलब? बोखरचू का मतलब भी है तो सिंधु से हो सकता है, सतलज का क्या मतलब? चल पूछ लो तुम, आप बोखरचू नहीं होगा, चलो डी होगा। अब बुद्धि लगाया, बच जाइए। जरूरी नहीं कि तुमको याद ही रहे, छांटने भी आना चाहिए। हम जान करते हैं कि एक विद्या उल्टा भी सीख, ये नहीं कि ब्रह्मपुत्र इसको क्वेश्चन मतलब सतलज को क्या कहते हैं याद है सर, ये तो याद है कि सांको ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ये याद है तुमको कि सिंधु का नाम सिंधु को कहते हैं, तब बाकी बोखरचू होगा ही नहीं, तो कहेंगे कि सर समझ जाए लमचिन खान, ये किसका नाम है? सतलज का नाम। प्रेजेंट सिर्फ माइंड तुमको लगाना होगा। चलिए खैर, और सुने एक डिटेल चलेगा अगले दिन, तो अब तो तुम समझ रहे धीरे धीरे क्लास एक स्तर पे आ गई। अगले दिन इसका डिटेल खुद पढ़ा देंगे, समझा देंगे, लिखा देंगे। जिंदगी में सिंधु नदी कहीं पूछेगा, मुस्कुरा के कहने लगेगा कि हंस लेते हैं, तब बनाएंगे, बड़ा हल्का पूछा। बाया नहीं समझ आया? अरे बाया में क्या तुमरे बोलिए, दाया सहायक है बाया? सुन पहले, जिसको बाया दाया नहीं समझ आया, सुनो पहले, ये नदी यही है, आओ ऐसे बढ़ रही है, और तुम वहीं से बैठे बैठे सोच के ऐसे पढ़ रहे हैं, दाया हाथ है ऊपर तो दाया सहायक, बाया हाथ है नीचे तो दाया सहायक, ऐसा समझ बैठ के पढ़ लेना, तब समझ आना। बोले क्लियर हो गया? चलिए सब्जेक्ट चेंज करिए।